हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉयज़ मीन्स बायोलॉजी ऑन योर स्किन। तो आज अपन शुरुआत करते हैं 12th का जो चैप्टर है केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। लास्ट टाइम मैंने कुछ बताने की कोशिश की है, एक बार वापस से अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। उस टाइम मैंने थोड़ा सेटअप का जांच की थी, अब थोड़ा शुरू से शुरुआत करते हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर है, मेनली तो ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, आरबीएससी के लिए, बाकी सीबीएसई के भी लिए भी कंप्लीट है। लेकिन हाँ, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो नीट और जेईई के लिए, उसके लिए तो मैं अलग से सीरीज लाऊंगा। तो फिलहाल तो ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, हिंदी में बोलते हैं विलियन। मेनली तो ये हिंदी मीडियम स्टूडेंटों को टारगेट करेगा, बाकी इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में तो आ जाएगा, ठीक है। जो देखते हैं, फिलहाल तो लिखा है इसमें सॉल्यूशन यानी कि विलियन। अब सबसे पहले मैंने विलियन की परिभाषा दी है, वो क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरे को पेन को ब्लू करने दो, ठीक है। उसके बाद में मैंने लिखा है यहाँ पे समांगी मिश्रण। पहला कौन सा है? समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, यानी कि जो आपने मिश्रण बनाया है, जो भी विलयन आपके पास बनाया है, उसमें एक एक जो भी आपने उसमें विलय या विलायक दोनों का ही नेचर क्या हो, समान हो, तब उसको क्या बोलोगे आप? समांगी मिश्रण। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो क्या है? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता। मतलब जो आपने विलयन बनाया और जो विलयन बन के तैयार हुआ है, उसमें जो भी पार्टिकल या जो भी विलय या विलायक प्रेजेंट होंगे, उनके प्रत्येक भाग का संगठन कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा, तब आपने उसको क्या बोला? विषमांगी मिश्रण, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विलयन के घटक। अब देखो चीज़ें, विलयन में दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि जो विलयन होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। पहला जो है वो है विलय और दूसरा जो है विलायक। ये तो है सिंपल सी बात। अगर अपन किसी विलयन को देखते तो अपन को कैसे पता चल गया कि कौन सा तो विलय है कौन सा विलायक है? तो उसके लिए एक लाइन लिखी है मैंने, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है। यानी कि जो विलयन है उसमें जो पदार्थ उपस्थित होगा जिसकी मात्रा कम होगी, उसको तो आपने क्या कहा? विलय, सोल्यूट। और दूसरा जो है वो है विलायक, सोलवेंट, यानी कि जो घोलता है। यानी कि विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक होती है, यानी कि जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको तो आपने बोला विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसको आपने बोला विलय। एग्जाम्पल लिया मैंने, नमक का जलीय विलयन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई पात्र है, इसमें आपने ये पानी डाल रखा है। अब पानी के साथ ही आपने इसमें क्या डाल दिया? नमक भी डाल दिया, थोड़ा थोड़ा नमक डाल दिया इसमें। तो जिसकी मात्रा कम है, ये तो क्या है? नमक। इसको आप बोल सकते हो क्या? विलय। और जो दूसरा वाला है, यानी कि जिसकी मात्रा क्या है? अधिक है, उसको आपने क्या कहा? जो जल है इसमें, उसको आपने बोला विलायक, यानी कि सोलवेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विलयन में दो अवयवों के उपस्थित होने पर इसे द्विअंगी। ये तो सिंपल सी बात है, अगर दो उपस्थित होंगे तो द्विअंगी, तीन उपस्थित होंगे तो त्रिअंगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, शक्कर का जलीय विलयन। जो शक्कर होती है, चीनी होती है, जब आप उसको पानी में मिलाते हो तो उसमें देखो जो शक्कर तो होती है वो तो विलय का काम करती है, और जो पानी होता है उसमें वो किसका काम करता है? विलायक का, ठीक है। ये क्या है? एक द्विअंगी विलयन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन NaCl व KCl का जलीय विलयन। मतलब विलय जो होता है उसमें NaCl और KCl दो चीज़ें होती हैं उसमें, और जो विलायक होता है वो जल होता है, इसको आप क्या बोल सकते हो? त्रिअंगी विलयन। नेक्स्ट बात करते हैं विलायक की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार। विलायक की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार। अब देखो इसमें पहला, अपन ने तीन टाइप के विलयन बनाए हैं। पहला तो है गैसीय विलयन, दूसरा है द्रव्य विलयन और तीसरा है ठोस विलयन, ठीक है। अब जो अपन ने विलायक की अलग अलग अवस्था ली है ना, वो देखो तीन तो अपन ने लिया, गैस को विलायक के रूप में इस्तेमाल किया है, तीन ही अपन ने द्रव को गैस के रूप में इस्तेमाल किया है, और तीन ही अपन ने ठोस को गैस के रूप में इस्तेमाल किया है। अब सबसे पहले अपन ने क्या लिया? गैसीय विलयन बनाया। कैसे? अपन ने विलायक के रूप में गैस ले ली और उसमें अपन ने क्या घोल दिया? गैस घोल दी।
इसका एग्जाम्पल जो आप देखते हो, जो वायुमंडल में जितनी भी गैसें प्रेजेंट होती है वो एक तरह से क्या है, गैस के अंदर गैसों का मिश्रण। मेनली तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, N2 नाइट्रोजन, लेकिन बाकी गैसें भी तो पाई जाती है, CO2 भी पाई जाती है, O2 भी पाई जाती है, काफ़ी सारी मेनली बहुत डिफरेंट टाइप की गैसें पाई जाती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा उसमें जो गैस प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, N2। और जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है उसको आपने क्या बोला, विलायक, वो भी तो गैस ही है। नेक्स्ट जो आता है उसको क्या हुआ, विलय के रूप में द्रव हो गया, और उसको अपन ने किस में घोला, गैस में। इसका एग्जाम्पल है कोहरा। मतलब सर्दियों में आप धुंध देखते हो, सुबह सुबह कोहरा होता है, वो क्या है, द्रव किस में घुला होता है, गैस में। यानी कि जो द्रव की जो बूंदें होती हैं सर्दियों में वो जम जाती है, थोड़ा थोड़ा पास में आ जाती है, नमी होती है। तभी तो देखा करो आप खेतों में जाते हो या फिर किसी पेड़ पौधे, छोटे पौधे होते हैं सर्दियों में, उनके सुबह सुबह उनके ऊपर ओस की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, ठीक है ना। एक तो ओस की बूंदें वो गटेशन से वाली होती है, लेकिन एक वो होती है जो वातावरण में प्रेजेंट होती है, वो भी तो यही है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, अपन ने ठोस को किस में घोला, गैस में। मतलब ये जो आप जो धुआं या गैस में धूल के कण देखते हो, कुछ बहुत सारी गैसें होती है उसके अंदर जो धूल के कण उड़ते रहते हैं, वो एग्जाम्पल इसका बेस्ट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन से विलयन की, द्रव्य विलयन। अब ये द्रव्य विलयन कैसे बनेगा, अपन ने विलायक के रूप में तीनों क्या लिए, द्रव ले लिए। अब उसमें एक एक चेंज करते जाएंगे। पहला अपन ने गैस को किस में घोला, द्रव में। इसका एग्जाम्पल है सोडा वाटर। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसके अंदर गैस भरी हुई आती है, CO2 गैस भरी हुई होती है, वो द्रव के अंदर मिली होती है। तभी तो आप ढक्कन खोलते हो तो एकदम से वो गैस बाहर निकलती है, हिलाते हो तब भी तो गैस बाहर निकलती है। दूसरा बात करते हैं अपन द्रव को किसके अंदर मिलाते हैं, द्रव के अंदर। इसका एग्जाम्पल लिखा है मैंने, एल्कोहल का जलीय विलयन। एल्कोहल का जलीय, एल्कोहल में पानी डाल के पीते हो तो वही है ये। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है ठोस को अपन ने किस में मिलाया, द्रव में। इसका लिखा मैंने शक्कर का जलीय विलयन, यानी कि आप पानी में जो चीनी डालते हो वो भी तो यही है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ठोस विलयन। ठोस विलयन में अपन ने तीनों जो विलायक की प्रावस्था होती है वो क्या ली, ठोस ली। सबसे पहले अपन ने गैस को घोला, तो इसका एग्जाम्पल है धातु की सतह पर गैसों का अधिशोषण। मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा है कोष्टक में, फ्यूमिक स्टोन। आप इस चीज़ को, वीडियो को रोक के पॉज करके ये नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन ने लिखा, अपन ने द्रव को किस में मिलाया, अपन ने ठोस में। सोडियम अमलगम एग्जाम्पल, काफ़ी बार नाम सुना होता है। सोडियम ठोस धातु होती है, लेकिन जो Hg होता है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये एक दूसरे में मिले हुए होते हैं, ठीक है, और ठोस विलयन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो ठोस को अपन ने किस में घोला, ठोस में। तो ये क्या है, मिश्र धातु। अपन ने कॉपर और जिंक के लिए पढ़ा था, अरे कांसा पढ़ा था ना अपन ने, कांसा, पीतल, कांसा, वो क्या है, एक तरह की मिश्र धातु। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट आते हैं चौथा जो पॉइंट है वो है सांद्रता। इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन। देखो, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा, विलायक की, ये मान लीजिए कोई विलायक है, इसकी जो निश्चित मात्रा है, विलायक है इसमें पानी है ये, अब इसमें घुली हुई विलय की निश्चित मात्रा। विलय तो कुछ भी हो सकता है। अब ये जो विलय की जो निश्चित मात्रा है इसी को अपन क्या कहते हैं, सांद्रता। अब इसको अपन दो चीज़ों से देख सकते हैं। पहला जो आता है, इसमें दो तरह के मात्रक होते हैं। पहला तो आता है भार आयतन मात्रक। भार को अपन लिखते हैं W से, आयतन को अपन लिखते हैं V से। तो जो पहला मात्रक अपने पास में आता है भार आयतन मात्रक, इसको लिखते हैं W/V। देखो, इसमें विलय को भार के रूप में, ऊपर तो होता है विलय और नीचे होता है विलायक, तो विलय को तो भार के रूप में, और जो विलयन या फिर जो विलायक होता है उसको आप लिखते हो आयतन मात्रक के रूप में। जैसे एग्जाम्पल से समझना, थोड़ा एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा ये चीज़। जैसे मैंने लिखा 10% W/V H2SO4 का जलीय विलयन, मतलब 10% W/V H2SO4 का जलीय विलयन। आप तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि जब भी अपन किसी चीज़ का प्रतिशत निकालते हैं तो कितने में से निकालते हैं, अपन 100 को मान के फिर निकालते हैं कि 100 में से इतने नंबर आए या फिर इसमें से इतने आए, तो 100% को अपन स्टैंडर्ड मानते हैं ना। तो देखो, इसका मतलब क्या होता है, 10% W/V H2SO4 का जलीय विलयन का, इसका मतलब होता है अर्थात 10 ग्राम H2SO4 100 ml। ml कैसे आया, क्योंकि अपन ने V जो लिया है वो आयतन में लिया है, ml विलयन में उपस्थित है। ये तो एक तो ये बात याद रखना है एग्जाम्पल। दूसरा मैंने लिखा है भार मात्रक, यानी जो विलय और विलायक या फिर जो विलयन होता है उसको दोनों को अपन किस में लेते हैं, भार में लेते हैं। लिखा है मैंने, इसमें विलय तथा विलायक या विलयन की मात्राओं को भार मात्रक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे
दूसरा एग्जाम्पल से समझो, ये वाला एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, समझ में ऐसे ही आएगा। मैंने लिखा 10% WH2SO4 का जलीय विलयन। इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा कि 10 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। ये जो बात मैंने लिखी है दो, पहले तो ये वाला एग्जाम्पल, दूसरा वाला ये एग्जाम्पल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें लिखा है मैंने W/V भार आयतन मात्रक तापमान से प्रभावित होता है, जबकि W/W भार मात्रक नहीं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी पात्र में ये गैस भरी हुई है, ठीक है, और किसी पात्र में मैंने सोडियम का धातु ले रखी है, सोडियम का टुकड़ा ले रखा है। मैंने दोनों को ही क्या किया, गर्म किया, इसको भी मैंने क्या किया, गर्म किया। तो आप मेरे को ये बताओ कि कौन सी वाली फैलेगी। जाहिर सी बात है जो गैस के अणु है वो तापमान पा के फैलेंगे, यानी कि आयतन बढ़ेगा। लेकिन जो सोडियम की जो धातुएं होती है, या मान लीजिए मैंने लोहा ले लिया, क्या ये फैलेगी, क्या नहीं फैलेगी। धातुएं कभी भी नहीं फैलती, गैस फैलती है। यानी कि जो आयतन वाला मात्रक होता है वो तो फैलेगा, लेकिन जो ठोस यानी कि जो धातु वाला होता है, यानी कि जो ग्राम में लेते हैं, वो कभी भी नहीं फैलता। तो मैंने लिखा है तापमान को परिवर्तित करने पर पदार्थ का द्रव्यमान अप्रभावित रहता है। द्रव्यमान आ गया यहाँ पे, जो कि क्या रहता है, अप्रभावित। जबकि तापमान को परिवर्तित करके पदार्थों के आयतन को परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए भार आयतन मात्रक तापमान से प्रभावित होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात आते हैं। अब अपन जो पहला जो मात्रक पढ़ेंगे, जैसे अपन ने दो बताई तो W/V, एक बताया अपन ने W/W। तो अपन जो पहला मात्रक वो पढ़ते हैं वो कौन सा है, W/V मात्रक, ठीक है। जो पहला मात्रक है वो अपन कौन सा पढ़ते हैं, W/V मात्रक। इसमें जो पहली जो चीज़ पढ़ देंगे उसको क्या है, वो क्या है, मोलरता। उसको लिखते हैं कैपिटल M से, ठीक है। अब देखो मोलरता की परिभाषा क्या होती है। मैंने लिखा है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। 1 लीटर विलयन, समझ में आया, उसमें विलय के मोल, यानी कि ये कोई विलयन है, कोई टोटल विलयन है, मान लीजिए 100 ग्राम है ये, या फिर 100 ml है, क्योंकि अपन ले लिया भार और आयतन वाला, तो मैंने लिखा ये 100 ml है। अब इसमें विलय के मोल जितने प्रेजेंट होंगे उसको क्या कहते हैं, मोलरता। इसका सूत्र लिखा मैंने, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर फर्स्ट समीकरण। दूसरा मैंने लिखा है विलय के मोल। अब मोल ज्ञात करने के एक सूत्र होता है N बराबर मानव, MNV। इसको लिखते हैं M/MW, ठीक है। इसको लिखते हैं N/Na, और जो V होता है उसको लिखते हैं V/22.4 लीटर। जब मात्रा द्रव्यमान में हो तब तो अपन मोल इस वाले सूत्र से निकाल सकते हैं। कौन से वाले सूत्र से, M/MW से, M/MW से, ठीक है। यदि अपने को नंबर दिया हुआ हो तो तब अपन मोल इससे निकाल सकते हैं N/Na। Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या। और यदि अपने को लीटर या फिर आयतन के रूप में दे रखा है तब अपन इस वाले फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं विलय के, साफ करता हूँ इसको मैं। तो मैंने लिखा कौन सा, विलय के मोल। विलय के मोल कैसे ज्ञात करेंगे, विलय का ग्राम में भार बटे विलयन का अणुभार। ग्राम में भार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ W, या फिर मैं इसको कैपिटल M भी लिख सकता हूँ, या फिर स्मॉल m भी, कुछ भी लिख सकता हूँ। और जो विलय का अणुभार होता है उसको मैं लिखता हूँ MW, ठीक है। जो अपन ने मानव में ये जो पहला वाला फॉर्मूला आया था M/MW, वो वाला यहाँ पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने लिखा मान 2, यानी कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अपने पास मोलरता का सूत्र क्या निकल आएगा, कैपिटल M बराबर विलय का ग्राम में भार बटे विलय का अणुभार और विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यदि अपन ने भार, विलय का जो भार था उसको मान लिया W ग्राम, और जो अणुभार था उसको मान लिया अपन ने M, तथा विलयन का आयतन VmL में हो तो देखो Vm बराबर VmL/1000, यानी कि अपन ने ml में मान लिया। पहले तो अपन ने मापा था किसमें, लीटर में, लेकिन लीटर को जब आप चेंज करते हो उसको 1000 हो जाता वो। तो देखो ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा W/M, तो ये क्या आ गया, विलय के मोल।
और नीचे आ गया v, और 1000 से इसको जैसे अपन ने भाग दिया तो ml में कन्वर्ट हो जाएगा वो चीज़। मात्रक इसका याद रखना, मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि यदि विलयन का घनत्व ज्ञात होने पर, यानी कि अपने को विलयन का घनत्व पता है। देखो यदि विलयन का भार W ग्राम हो, विलयन का भार बोल रहा हूँ मैं, तो देखो D बराबर m/v या D बराबर W/v, D बराबर m/v और D बराबर W/v, ये दोनों ही चीज़ें एक ही हैं। W और m दोनों अलग अलग मेथड होते हैं, कुछ भी मान सकते हो, चीज़ें वही हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W/d, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मान समीकरण 3 में रखने पर किसका मान, अपन ने रखा V का मान यहाँ पे। तो जैसे ही अपन ने V का मान रखा तो W/m आ गया, और ये जो W नीचे आया और D आ गया ऊपर, तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन देखो मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, W/v ये वाला मात्रक पढ़ना है। 10% H2SO4 के जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात करो। इसका मतलब अपन ने पहले क्या लिखा था कि भैया 10 ग्राम H2SO4 100 ml में है। 10 ग्राम H2SO4 कितने में है, 100 ml में है, ठीक है ना। अब देखो मैंने लिखा है W बराबर, यानी कि ग्राम में भार कितना आ गया H2SO4 का 10 ग्राम, और V कितना आ गया, V टोटल विलयन का 100 ml आ गया। और H2SO4 के लिए उसका अणुभार कितना हो जाएगा, H के लिए 2 हो जाएगा, S के लिए 32 हो जाएगा, और O4 के लिए 64 हो जाएगा, 98 आ गया। अब इस चीज़ को आप फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला कौन सा वाला, M बराबर W/m इंटू 1000 इंटू V, और सब कुछ मान रखने पर कितना आया अपने पास में 1.2 मोल पर लीटर। मात्रक लिखना मत भूलना। दूसरा क्वेश्चन देखते, तीसरा नंबर का क्वेश्चन ये वाला हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना। 20% W/w H2SO4 का घनत्व 2 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। W/w का मतलब क्या है, 20 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन में प्रेजेंट है। घनत्व अपने को दे रखा है ये वाला, बाकी तो देखो 20 ग्राम तो आ गया H2SO4। हाँ खाना खाने के लिए बोल रहे हैं घर वाले, तो थोड़ा ये क्लास करते हैं फिर खाते हैं खाना, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा 20 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, तो W का मान तो कितना आ गया 20 ग्राम। और तो दूसरा वाला W क्या है, ये वाला W क्या है, ये विलयन का है, तो यहाँ पे W लिख देंगे उसका मान। और D का मान कितना आ गया 2 ग्राम प्रति ml, और H2SO4 के लिए आ गया ये। तो अपने पास मोलरता वाला दूसरा वाला जो फॉर्मूला आया था ये वाला, जिसमें अपन ने क्या लिखा था, जो घनत्व आया था, ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके ये वाला निकाल लेंगे, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, नॉर्मलता की। नॉर्मलता अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं सबसे पहले आपको मिले, और बेल आइकन को तो दबाई दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।